अच्छा जी, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं अब। हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आए। इससे अगला सवाल है जी। बहुत शुक्रिया भाई, आमिर भाई को कहें कि आपने कमाल कर दिया है, आप घर से बंदा लेने चले गए जी। बच्चों, क्वेश्चन 13 है, एसेट इज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2009 बाय लेसर फॉर 80,000। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज, लेते ही खरीदते ही अगले को किराए पे दे दिया किसी को। यूज़फुल लाइफ इसकी 10 साल है। लीज टर्म 3 साल है। सेमी एनुअल रेंटल्स पेबल इन एडवांस 5,000 हैं। किधर गया इन्फ्लेशन वाला? आज आ गई इन्फ्लेशन, आज आ गई इन्फ्लेशन, कल क्या थी? डिफ्लेशन। ये कोई इन्फ्लेशन नहीं, ये सिर्फ आपस का मुआहदा है, ठीक है। कभी अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्ट में रेंटल्स कम रख देते हैं, कभी बाद में। उन्होंने अपना खाता पूरा रखा होता है, जो से चाहिए वो से चाहिए, ठीक है ना। तो हिसाब किताब लगा लेते हैं। लेसर बहुत तेज़ होता है, बताऊंगा मैं आपको। जब इंटरेस्ट रेट भी निकालता है ना, सारा गड़बड़ वहाँ पे कर लेता है वो, ठीक है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं जनरल एंट्रीज करो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, नोट्स बनाओ, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ करेंगे। बस मामला ये हुआ कि हमारा ईयर एंड बाद में देखेंगे, ईयर एंड बाद में, ठीक है। पहले अपना काम तो कर लें। तरतीब, वर्किंग, डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम, उसके बाद टेस्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कि बढ़ाना है इस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल की शक्ल में, इसको लेके जाना है, या बस इतना ही बहुत है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनकम निकालनी है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1, डेट। सर आप इधर क्यों लिख रहे हैं? मैंने सवाल तो देखा होगा। इंस्टॉलमेंट लिखवाना भाई, मैं इंस्टॉलेशन लिख रहा हूँ, कल से पता नहीं क्या है जी। एक लाइन आप लोगों ने एहतियातन छोड़नी, मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे जोड़ने की, मुझे पता है सवाल ये ऑपरेटिंग लीज का है, लेकिन आप पर्चे में बैठे हैं, आपको तो नहीं पता। तो तरतीब अभी से वही रखें ताकि आदत रहे, ठीक है। लीज कमेंस हो रही है 1 जनवरी 1 जुलाई 2009 पे, और किराया एडवांस में। तो पहला किराया किस दिन आया? 1 जुलाई 2009 पर। कितना किराया है? 5,000। बच्चों, ओ बच्चों, बच्चों, अकल के कच्चों, बुरा ना मनाएं तो एक लाइन लगा लूं। मतलब मैं इस नो को यूं लूंगा कि आप कह रहे हैं नहीं हम बुरा नहीं मनाएंगे। यू में प्रोसीड। कितने साल्स की लीज है? 3 साल्स की। मामला कुछ ऐसे है, वो ईयर एंड क्या है? ओहो हो, ये नवा पसूड़ा है। ईयर एंड भी जो है वो 31 दिसंबर है भाई। हाँ, ईयर एंड 31, लेकिन हम इससे परेशान नहीं होते। हमें इससे क्या, यहाँ पे लीज हो रही है शुरू 1 जुलाई 2009 पर, ऐसे ही है। तो पहला किराया 1 जुलाई 2009 पे आएगा, फिर 1 जनवरी 2010 पे, फिर 1 जुलाई 2010 पे, फिर 1 जनवरी 2011 पे, फिर 1 जुलाई 2011 पे, फिर ज़रा पीछे रह गया था बोलने से लिखने में जी। फिर 1 जनवरी 2012, फिर 1 जुलाई 2000, फिर बस ना कर दें अब, 6 किराए हो गए पूरे। मतलब लीज तो मेरे प्यारे बच्चों 3 साल की ही है। वो अलग बात है कि हमारे 1 साल में फैली 4 साल पे हुई है। लीज टर्म तो 3 साल ही है, लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना। वो अपना तरतीब अपनी वही है, ये वर्किंग करने के बाद सोचेंगे ईयर एंड क्या है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि मामला क्या है। मामला ये है कि हमारा कैश ये है, कैश आया, कैश आया, कैश आया, कैश आया, कैश आया, कैश आया और कैश आया। इधर नहीं आएगा? अच्छा ना, सही यार, गुस्सा क्यों करते हैं। अब पहले पैसे लेते हैं,
फिर सर्विस रिसीव करते हैं तो ये रेंट कमाया, रेंट कमाया, रेंट कमाया, एडवांस का सवाल है ना, रेंट कमाया, रेंट कमाया और यही करते हैं। कैश आया, रेंट कमाया, कैश आया, रेंट कमाया, कैश आया, रेंट कमाया, एंड सो ऑन। सही है। अब ये ज़रा मैं बता रहा था 3 साल हैं, लेकिन ये 3 साल पहले हमारे 4 साल पे हुए। हमारे 2009 में ये शुरू हो रही है लीज़, 10, 11, 12 तक जा रही है। ठीक है। अच्छा, असल बात तो ये नहीं बतानी थी, असल बात तो मैं कुछ और बताने आया था यहाँ पे, लेकिन बात और तरफ निकल गई। असल बात क्या है, वो कहता है एनुअल रेंटल पेबल इन एडवांस है टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। अच्छा सॉरी, ये भी ऐसा ही है। सेमी एनुअल रेंटल पेबल इन एडवांस 5,000 टू बी इंक्रीज्ड बाय, हाँ मैं तो ये बताने आया था एनुअली। क्या मतलब, आप किराया हर महीने देते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, लेकिन उसका इंक्रीमेंट सालाना ही होता है। तो साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है और फिर वो इंक्रीज रेंट आप हर महीने देते रहते हैं। तो यहाँ पे रेंटल सेमी एनुअल हैं, लेकिन इंक्रीमेंट सेमी एनुअल नहीं है कि पिछले सवाल की तरह से हर स्टेप पे आप करते जाएं। मकसद यहाँ पे किराया अगर कितना है, तो तुसी दसो फिर 5,000 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 5,000। फिर यहाँ पे खड़े होकर कहेंगे जब अगले किराए से 10% ज़्यादा या कम जो भी है वो हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर किराया इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर दो दफ़ा इंक्रीज़ किराया, यानी साल पूरा फिर रहेगा। फिर अगली बार, बात समझ आ गई? तो इस तरतीब से चलना है ज़रा, ये मैंने कहा चलें आपको बता दूँ। चलें अब 5,000, उसके बाद फिर बढ़ा हुआ, फिर उसके बाद मज़ीद बढ़ा हुआ और लीज़ ख़त्म करें काम। तो 5,000 यकम जुलाई को और फिर 5,000 यकम जनवरी 10 को। ये मैं कहना चाह रहा था, समझ आई? बेटा जब एग्रीमेंट किया जाता है ना, तो जिस मालिक मकान से वो घर लिया है ना, तो जिस दिन से लिया वो उस दिन से होता है एग्रीमेंट। अगर ये 15 जनवरी को लिया होता ना, तो 15 जनवरी से साल शुरू होना था उस लीज़ का। लीज़ एग्रीमेंट के अंदर जो लिखा है उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट अभी करता हूँ मैं। यकम जुलाई 2010 पे जब लेसी किराया देने आएगा तो लेसर कहेगा हेलो, किराए तो बढ़ चुके, अब पहले आसान वाला प्लस इसमें 10% ऑफ 5,000 ऐड करके घर जाओ वापस। 5,000 के अंदर 10% ऐड करो, यानी 1.2 कर लो, कितना आ गया 5500 किराया लेके आओ, बेचारा घर वापस जाएगा। कह भी रहा अगली बार, नहीं एग्रीमेंट देखो, कहा था सालाना किराया 10% बढ़ना है, साल पूरा हो गया है, पिछला साल गुजर गया है, ये अगले साल का किराया एडवांस में ले रहे हैं ना, सर्विस बाद में दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो किराया आप देना है, अब देना आपने अगले साल का, वो 5500 के हिसाब से होगा। ठीक है, फिर जी यकम जनवरी 11, क्योंकि डेट एग्रीमेंट में लिखी हुई है, इस दिन यकम जुलाई यकम जनवरी किराया पे करने इस दिन आएगा लेसी, इससे पहले आप उसको नहीं बुला सकते। ठीक है जी, 5500। उसके बाद जब वो आया यकम जुलाई 11 को 5500 लेके, तो आपने कहा तुम फिर भूल गए। अरे तुम फिर भूल गए, और तुम्हें अक्ल कोई नहीं है, तो पैसे देने वाली बारी तो तुम भूल जाते हो, यही लेने होते तो वहीं से आवाज़ लगाते आ रहे होते, बढ़ गया। देती बार तुम्हें डेथ पड़ती है, याद नहीं कर सकते तुम, किराया बढ़ गया है, एग्रीमेंट देखो, साल गुजर गया है। ठीक है जी, फिर वापस गया बेचारा। 5500 के अंदर फिर 10% ऑफ 5500 डाला, या 110 यानी 1.1 भी कर सकते हैं आप 5500 का जी, क्योंकि किराया बढ़े हुए से मजीद बढ़ता है जी। 6,050 और यकम जनवरी 12 पर 6,000। ये देखो, ये आखिरी किराया, ये यकम जनवरी 12 वाला किराया, लाल वाला। ठीक है, क्लियर है? बस यही बातें हैं, यही अंग्रेजियां हैं और कुछ भी नहीं है। तसल्ली से देख ले ताकि मैं आगे चलूं। जी भाई,
क्वार्टरली उसने कहा सेमी एनुअल रेंटल है, यानी साल का तो फिर 10,000 बनता है, माना, लेकिन उसने रेंट सवाल में क्या दिया हुआ है, सेमी एनुअल। कहता है 6-6 महीने बाद किराया आएगा 5-5 हज़ार, लेकिन साल बाद इसको बढ़ा देंगे। अब किसको बढ़ाएंगे? जो सवाल के एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ उसी को ही बढ़ाएंगे ना। अगर यही मंथली होता तो 12 महीने वो आता रहता, फिर 13वें महीने किसको बढ़ाते? साल वाले को कि मंथली को? मंथली को ही बढ़ाते हैं ना। तो जो एग्रीमेंट में पहले एनुअल रेंट लिखा होता तो मंथली नहीं बढ़ता, फिर साल बाद एनुअल को बढ़ाते। जो एग्रीमेंट लिखा हुआ वही बढ़ेगा। सेमी एनुअल किराया लिखा हुआ है तो बढ़ते वक्त सेमी एनुअल को बढ़ाएंगे और आगे फिर सेमी एनुअल पे करेंगे। क्वार्टरली है तो क्वार्टरली को अपने ऊपर अप्लाई किया करो ना। सबसे कॉमन बात, आपने किराए के ऊपर कमरा लिया हुआ है, यहाँ पे रहते हो, फ्लैट लिया हुआ है, साल बाद किराया बढ़ना है। अभी महीने का किराया आप 10,000 दे रहे हो, एक साल के बाद उस कमरे का किराया जो बढ़ना है तो वो क्या 1,20,000 के ऊपर आप लगाओगे? बात वही बन जाती है। लेकिन आप क्या कहोगे, तो यार 10,000 किराया था 11,000 हो गया। अब 11,000 आप हर महीने देते रहोगे तो जो एग्रीमेंट में लिखा हो उसी को ही बढ़ाओगे यार। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और कोई सवाल? अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे नहीं करना जी। चलें आगे, टेस्ट लगाएं, आगे ना चलें, टेस्ट लगाएं, आ जाएं। सवाल आपने पढ़ लिया है। नंबर 1, क्या एसेट? नो, आपकी आवाज आ गई पहले। नंबर 2, क्या एसेट? नो। मतलब क्या मुफ्त में जाएगा लेसी को? नहीं। क्या वो पैसे का जिक्र हो रहा है कि पीओ आएगा और रीजनली सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज करेगा? नहीं। नंबर 3, क्या इकोनॉमिक लीज टर्म कितनी है? 3 साल। इकोनॉमिक लाइफ के इक्वल है? इकोनॉमिक लाइफ है नहीं, चलो यूजफुल लाइफ कर लो, मेजर पोर्शन रखती है। हमने कहा नहीं जी, ये तो सिर्फ कितने है, 30%। नो। नंबर 4, क्या पीवी ऑफ एलपी फेयर वैल्यू के सब्सटेंशली इक्वल है? हमने कहा जी पीवी तो कोई नहीं है, हाँ एलपी मौजूद है। इन सब का टोटल क्या बनता है? मैं अभी लिख नहीं रहा इस डर से कि कहीं ये, वैसे लिख लेने में हर्ज भी कोई नहीं है, लिख लेने में हर्ज भी कोई नहीं है। इस कॉलम का टोटल हम कहीं यूज़ नहीं करते, हम कहीं यूज़ तो नहीं ना करते इस कॉलम का टोटल। अगर फाइनेंस लीज हो तो ये तो कहीं नहीं यूज़ करते। एंट्रीज होती हैं प्रिंसिपल, इंटरेस्ट वगैरह की, ठीक है ना। टोटल क्या बनता है फिर लिख लो। अच्छा जी, 331। हमने कहा जी हमारे पास पीवी ऑफ एलपी तो नहीं है, लीज पेमेंट्स हैं, तो कोई बात नहीं, उसूल लिखवाया है कि अगर लीज पेमेंट्स को यूज़ करो और आंसर 90% से कम आ जाए तो मतलब पीवी ऑफ एलपी तो इसको और नीचे ले जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 33,100 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100। ओह, ये तो बहुत ही दूर है 90% से, तो सवालों में ऐसे ही होगा। तो अगर पीवी आएगी तो ये तो और नीचे चला जाएगा। और नंबर 5, क्या एसेट स्पेशलाइज नेचर का है? तो मेरे प्यारे बच्चों फिर वही हुआ जो थोड़ी देर पहले हुआ था, ऊपर नज़र भी आ रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि ये बफलो ब्राउन और ये भी बफलो ब्राउन है। रूल क्या है? मजबूरी है। रूल क्या है? इकोनॉमिक लाइफ नहीं है, यूजफुल लाइफ। रूल क्या है? पीवी ऑफ एलपी नहीं है, एलपी चेक तो कर ले। ठीक है, हाँ जी। तो इंक्लूजन क्या निकला? ऑपरेटिंग लीज है लेसर। प्लीज प्लीज कीप द एसेट इन योर बुक्स। ठीक है, तो मे वी प्रोसीड और नॉट? प्रोसीड और नॉट? चलो फिर शुरू हो जाओ। मैं तो कहता हूँ आप लोग ही शुरू हो जाओ, बल्कि टाइम इतना नहीं है, वैसे आपको टाइम दूँ जी। जी बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं 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 नहीं, आज तक किसी सवाल मैंने देखा ही नहीं। वैसे मुझे मुश्किल से तो एग्जांपल मिलती नज़र आती है कि ऐसी नेचर का, नॉर्मली ऐसा एसिड होता ही नहीं है कि यार सिर्फ ऐसे ही लेस ही यूज़ कर सके। लेकिन हो सकता है, मैंने कहा एटम बम वाला वो प्लांट, मैंने इसलिए मिसाल ही ऐसी दी थी। तो भाई अगर ऐसा होगा तो सवाल बोल देगा एसिड इज, वो यही अंग्रेजी लिखेगा मैक्सिमम। क्या कर सकता है, जो स्टैंडर्ड वाली अंग्रेजी है वो उठा के लिख देगा, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एसिड इज ऑफ सच स्पेशलाइज नेचर दैट ओनली लेसी कैन यूज या नो अदर वन कैन यूज विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन। ऐसा जो जुमला लिखा हुआ स्टैंडर्ड वही लिखेगा, पता लग जाएगा। ठीक है, चलें जी फिर करिए शुरू। फिर इसका मतलब रेंटल इनकम हमने निकाल लेनी है अब, और इस दफ़ा पर 6 मंथ निकलेगी। ठीक है ना, तो रेंटल इनकम निकालनी है तो 33,000
100 डिवाइड कर दो इसको, कितनी बार कैश ने आना है, 6 महीने बाद आना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 हैं तो 3 साल लीज के, लेकिन किराया 6 बार आएगा, तो 6 बार कैश आएगा, 6 बार इनकम रिकॉर्ड होगी। यानी ये असूल हमारा क्या है, कैश आया तो साथ ही रेंट कमाया की एंट्री हमने करनी है। तो कैश आया, रेंट कमाया, ये इकट्ठा रखना है। क्वार्टरली हो जाता तो हर साल में 4, तो 3 साल में 12 हो जाते, तो 12 दफ़ा हम 12 से डिवाइड करते और 12 दफ़ा हम ये करते, कैश आया, रेंट कमाया, कैश, पूरे टोटल सवाल में, ठीक है। हर साल में 4 बार करते, लेकिन डेप्रिसिएशन एक ही बार आती है। और अगर मंथली सवाल होता तो फिर ये 3 साल की लीज होती, तो 12 तिया 36, तो फिर इसको डिवाइड करते 36 से और हर महीने एंट्री करते, कैश आया, रेंट कमाया, कैश आया, रेंट कमाया, कैश आया, रेंट कमाया, ठीक है। ओके, तुम्हें समझ नहीं आ रही आज, लगता है कहीं पे फंसे हुए हो क्या। अच्छा जी, 55, अच्छा जी, समझ गया, बड़ी मेहरबानी। 5517 ये जी रेंटल इनकम। चलें फिर शुरू करें काम। आईडीसी भी नहीं सवाल में, ओहो बोर हो जाएंगे आप तो। फॉर द ईयर एंडेड, जनरल एंट्रीज पहले कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट देख लेंगे बाद में। और पर्चे में ये नहीं करना रिक्वायरमेंट देख लेंगे, ये तो मैं आपको तैयारी करवाते हुए स्टार्ट के अंदर ऐसे लेके चलता हूँ, सब कुछ ही कर लें। जब पास पेपर्स के ऊपर मूव कर जाते हैं तो फिर हम पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, फिर सवाल किया करते हैं, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, हाँ, एसेट खरीदा, यकम जनवरी 2009 पर एंट्री की लेसर भाई ने, एसेट या पीपीई डेबिट, अच्छा, यकम जुलाई 2009 एसेट डेबिट, फेयर वैल्यू से एसेट को रिकॉर्ड करो 80,000। कोई आईडीसी वगैरह है सवाल में आज, चलो बड़ी बचत होगी, फिर तो एक जगह एंट्री की बच गई। अच्छा उसके बाद, अच्छा अब मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ, आपने नहीं छोड़नी। उसकी वजह ये है कि सेमी एनुअल रेंटल है ना, तो चूँकि ये तो जुलाई वाली कहानी है, तो अगले साल में जनवरी पे भी होगा, तो अगले साल में जनवरी और जुलाई 2 मौके आने हैं, तो मैंने ज़रा आमने सामने एंट्रीज रखनी होती हैं आपको समझाने के लिए, मैं इसलिए जगह छोड़ रहा हूँ, आपने नहीं छोड़नी, ठीक है। आप तो लगातार एंट्रीज जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते जाया करें। होता लगे पेपर में 2 लाइन, मतलब 2 एंट्री की जगह छोड़ी हुई है, ऐसा पक्का रट्टा लगाया हुआ है, एग्जामिनर परेशान है, इधर पता नहीं की लिखना है इन्हें, तो केड़ा सप पकड़ना है इन्हें जी। अब यकम जुलाई 2009 पर, हाँ जी, कैश आया, कैश डेबिट, ओ नो आई एम सॉरी, मैंने क्या नहीं लिखा, तो आपको तो लिखना चाहिए था, किस किस ने खुद से लिख लिया, माशाल्लाह, अल्लाह बाकियों को भी तौफीक दे, या अल्लाह इन बाकियों को भी हिदायत दे, ये 8 बच्चों ने जो लिखा है, या अल्लाह बाकियों को भी इतनी समझ दे, लिखें, अभी भी बैठे हैं मुंह उठा के, मुंह तो रख दें साइड पे जी। फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट, आई हैव यूज द वर्ड, पर्चे में उसको आई हैव यूज द वर्ड रेंट, ये पिछले सफ़े वाला दिखा रहा है सर, लिखा तो हुआ है, पिछले सफ़े वाला नहीं भाई, इसी पे लिखा है। अच्छा जी, तो कैश डेबिट, तो ऐसे ही आपको याद आ जाए जब एंट्री करते हुए, तो तब लिख देना, कोई मसला नहीं पर्चे में, ठीक है। तो कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 5,000 और रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल, ये अब 31 दिसंबर पे आपने कमाया, ऐसे ही है ना, तो रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट कितने से, ये तो सेम ही रहना है 5517, ये हर 6 महीने बाद सेम कराया, स्ट्रेट लाइन पे कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद एसेट को घिसा भी लो, 31 दिसंबर 2009 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 80,000 है, और यूज़फुल लाइफ कितनी है, तो हमारे लिए तो ये 10 साल इस्तेमाल ही होगा ना, इधर ही कर लो, नीचे चला गया बहुत, 80,000 डिवाइडेड बाय 10, एक मिनट इंटू 6/12 क्यों किया, यकम जून को ख़रीदा है, इस साल तो सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल हुआ, यकम जुलाई को जी,
4,000 और 4,000। करें अगले साल की एंट्रीज जल्दी से। आप पहले आप करें, चल तो पड़ा ही है काम। जी बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10 कितने बच्चे कर चुके हैं एंट्रीज? 3-4 ने कर। ये सब बच्चे स्पीड बढ़ाएं अपनी, ठीक है ना। रिपीटेडली जो काम हो रहा है उसमें काम में टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम बचाना चाहिए वहाँ पे आपको, ठीक है। पर पता है ना IAS 38 के MCQ भी करने होते हैं। ये एंट्री कोई नहीं होनी, लेकिन यहाँ पे एंट्री आ गई 1 जनवरी 2010। प्यारे बच्चों इधर देखो, ये कैश आया है, इस साल में 2 बार आया है, तो दोनों बार ये एंट्री करनी थी। जगह छोड़ने में भी इशारा था आपको। कितने बच्चों ने ये मिस कर दी? कर गए कुछ, ठीक है, आइंदा नहीं करनी, ठीक है जी। अपने स्केड्यूल को देखें ना, तो 10 वाले साल के अंदर 1 जनवरी 10 को किराया आ रहा है, पहले इसकी एंट्री करें, ठीक है जी, ठीक है। तो 1 जनवरी 10 पे कैश आया, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट कितना है जी? अभी भी 5,000 ही है। उसके बाद रेंट कमाया, ये 30 जून पे जाके होगा। एडवांस वाले साल ज़्यादा अच्छा लगता है आया कमाया, लेकिन एरियर में भी यही करना है ताकि कोई नई चीज़ हमें सोचने को ही ना मिले, ठीक है। 30 जून 10 पे रेंट कमाया, तो रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट 5517। फिर 30 जून गुजर गया, अब 1 जुलाई अगले दिन फिर किराया, लेकिन इस दफ़ा बढ़ा हुआ किराया है, तो 1 जुलाई 2009 पर। अब देखो ना, साल 10 पर साल पूरा गुजर गया तो किराया भी बढ़ गया। पिछले साल इस जुलाई में ये किराया था, इस साल जुलाई में 5500 हो गया, अगले साल जुलाई में फिर बढ़ चुका होगा, तो साल साल बाद ही बढ़ रहा था। ठीक तो किया था हमने, ठीक है जी। 1 जुलाई 10 कैश आया, मार्कर गया, कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 5500। उसके बाद 31 दिसंबर 2010 पे रेंट कमाया, तो रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट ये बराबर बराबर ही चल रहा है 5517। उसके बाद डेप्रिसिएशन आ गई, ये 8,000 पूरा हो गया, क्योंकि इस साल में पूरा साल ये एसेट इस्तेमाल हो गया, ठीक है। 1 साल और करेंगे जी, 2 साल क्यों रोक दें। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ये या तो ऑपरेटिंग लीज घर जाए या फिर आप घर जाएं, तो इसी को घर जाना पड़ेगा, आप बाद में ही जाएं, ठीक है जी। 1 जनवरी 2011 पर कैश आया, फिर से कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 55 वाला ही चल रहा है अभी। उसके बाद 30 जून 2011 पर रेंट कमा लिया, तो रेंट रिसीवेबल डेबिट,
रेंटल इनकम क्रेडिट, ये बराबर ही चल रहा है 5517। फिर जी 1 जुलाई 2011 को किराया 6050 हो गया, तो कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 6050 से, और 31 दिसंबर 2011 पर रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, ये बराबर ही चल रहा है 5517। डेप्रिसिएशन की एंट्री ना भूलिएगा। लेसर की ऑपरेटिंग लीज में ये एसेट लेसर का है, लेसर की किताबों में है, लेसर इसको डेप्रिशिएट करेगा। कोशिश करते हैं यहीं पे बैलेंस शीट अगर बन जाए, ये तो फिर हमारा वन नोड तो है ही सही। जी 9 और 10 की इनकम स्टेटमेंट बना दें मुझे और बैलेंस शीट बना दें, कोशिश तो करें, बल्कि इनकम स्टेटमेंट तो मेरे साथ मिलके बना लें। इनकम स्टेटमेंट में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा 9 के अंदर और 10 के अंदर। 9 में आ रहा है 4000, बोलें कि नहीं, और 10 में 8000। इंटरेस्ट सॉरी रेंट इनकम रेंटल इनकम 9 वाले साल में कितना रेंट कमाया, 5517, ठीक है, और 10 वाले साल में ये 5517 2 दफ़ा आ जाएगा, कितना 03। चले बैलेंस शीट, चले बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में पीपीई भी मेरे साथ मिलके बना लें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जी बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 80,000 का था, 4000 डेप्रीशिएट हुआ, 76,000 का बच गया। फिर अगले साल 8000 डेप्रीशिएट हुआ तो 68,000 बच गया। ये वर्किंग आप शो कर लेना जहाँ आपके पास जगह हो। अब अगला मसला आता है रेंट। हर एक एंट्री में देखे बड़ी परेशानी हो जानी है। रिसीवेबल आया तो करंट एसेट है, अनअर्न्ड आया तो करंट लायबिलिटी है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो वो लेजर ज़रा बनाएं पहले आप। अब आप कर लें, पहले आसान काम आप पहले कर लें, मुश्किल मैंने करवा दिए। लाला पानी तो पिवाओ, लाला हमारे जबान भाई को कहते हैं, ये मेरे बड़े भाई तो हैं। नहीं मैं तो उर्दू बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी मादरी ज़बान से रही। मेरी मादरी ज़बान सराइकी है, पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, बरोही है, सारे जो इस मुल्क की ज़बानें, हमारे मुल्क की सारी ही अपनी होती हैं, आती नहीं है सारी, कुछ कुछ आती हैं, कुछ कुछ नहीं आती। अच्छा जी,
और कोई लेजर दी खैर खबर दो, बन जाएगा आज के दिन में। अब ये लेजर मैं उधर नहीं बना सकता जी, आज थोड़ा सा उधर रश लग गया ज़्यादा। दो साल के बना लें, जितने साल के लिए रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट की, सिर्फ उतने साल का ये बना लें लेजर। जी बच्चों, डेटर का लेजर दिमाग के अंदर, डेटर का लेजर दिमाग के अंदर, और बचपन से है ना इसलिए वो लेके आ रहा हूँ, इंट्रो से है। डेटर का लेजर आपके दिमाग के अंदर, उसमें आपको डेबिट साइड पे सेल नज़र आती है, क्रेडिट साइड पे कैश। बस यही जहन में रख लो यहाँ पर भी कि डेबिट साइड पे इनकम, क्रेडिट साइड पे कैश। नहीं अभी लिफ्ट करानी मुझे बात को, ठीक है चलो बस ठीक है, जितना कर लिया आप सही कर रहे होंगे, जो गलती होनी होगी वो हो चुकी होगी। अब इधर देखें सारे, मेरी बात सुने, मैं इतनी अहम बात कर रहा था, मैंने कहा इसमें परेशान ना हो, गलती ना हो, तो मैंने कहा बचपन में डेटर का लेजर बनाना सीखा था, वो दिमाग में नक्श है आपके। अगर आप आंखें बंद करें, डेटर का लेजर देखें तो आपको नज़र आता है उसकी डेबिट साइड पे सेल और क्रेडिट साइड पे कैश आपको नज़र आता है। किसी को समझाने की, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस वही लेजर दिमाग के अंदर है आपके, डेटर का लेजर, उसकी डेबिट साइड पे इनकम, क्रेडिट साइड पे कैश। ठीक है, तो ये भी डेटर का लेजर है, डेबिट साइड पर इनकम, क्रेडिट साइड पे कैश। बस नाम बदल के क्या कर दिया, रेंट रिसीवेबल, और इनकम सेल की बजाय वो रेंटल इनकम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यूँ कह सकते हैं, तरतीब भी वही रखनी है। इधर देखो, कैश आया, रेंट कमाया, कैश आया, रेंट कमाया। ठीक है, बस आगे फिर देखते हैं ना वन बाय वन, ठीक है ना। तो कैश आया की एंट्री, कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट कमाया की एंट्री, रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। नहीं दिल को लगती बात तो यूं बोल दिया करो, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट इनकम क्रेडिट, सेल क्रेडिट। ठीक है, सही है। अच्छा अब जी, कैश किस दिन आया, कैश किस दिन आया, यकम जुलाई 2009 पर, कितना, और रेंट किस दिन कमा लिया आपने, 31 दिसंबर 9 पर 5,000। ठीक है जी, अच्छा 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 5517। उसके बाद जी, ठहर जाए, नहीं कैरी डाउन नहीं निकालता मैं तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं कतन नहीं, कतन नहीं। पहले सिर्फ क्या करना है, कैश आया, रेंट कमाया, कैश आया, ये कर लें। ठीक है, एक लाइन पहले तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ओपनिंग तो है कोई नहीं, खैर एक लाइन इधर ऊपर, एक लाइन नीचे छोड़कर बाकी एंट्रीज कर लें। फिर सुकून से कैलकुलेटर से पूछें, हाँ भाई लायबिलिटी है या एसेट है। ठीक है, तो यकम जनवरी 2010 कैश आया 5,000, और 30 जून 2010 रेंट कमाया, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट 5517। लेकिन दूसरा भी है इस लेजर में आज जी, यकम जुलाई 2010 पे कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 5500, और 31 दिसंबर 2010 पे रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। तो कोई बात नहीं, बस यही हुआ और तो कुछ ना हुआ। ठीक है, अच्छा 2 साल का ही उसने कहा था ना हमें बस, तो इसलिए फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। होती तो अगले साल भी ऐसे ही कर लेते, मैंने इसीलिए आपको ये साल करके दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। अब सुकून से आएँ और देखें आके लेजर को, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे सोच भी आ जाती है। और आपने माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, पता भी है आपको कि कैश 5,000 आया है, लेकिन कमा हम ज़्यादा चुके हैं, तो इस दफ़ा रिसीवेबल होना चाहिए। लेकिन हम इस तरह, मैं कहता हूँ हम इस तरह ना भी सोचें तो ये मैकेनिज़्म ही हमें सही जगह पे पहुँचाएगा। बचपन से देखते आ रहे हैं, अगर लेजर का बैलेंस इस तरफ आ रहा है तो ये डेबिट बैलेंस होता है, ये एसिड होता है। आप बताओ आपका बैलेंसिंग फिगर 31 दिसंबर 9 पे किधर आ रहा है, तो 31 दिसंबर 9 पर कैरी डाउन जो बैलेंसिंग निकाला वो 517 इधर आ रहा है। आपने कहा जी ये तो होता है रिसीवेबल, इस तरफ तो क्या है ये, रिसीवेबल, यानी कहाँ जाएगा, करंट एसेट। ठीक है, सही है, ये इस तरफ बैलेंस आने का मतलब एसेट होता है, रिसीवेबल है। आगे बढ़े,
इस क्लोजिंग को अगले साल के पहले दिन ओपनिंग बनाया और क्लोजिंग में किस तरह बैलेंस आ रहा है, फिर डेबिट बैलेंस है 31 दिसंबर 10 पर फिर डेबिट। अच्छा ये बदल भी सकता है। अब वो सवाल ऐसे अरेंज, मतलब उसने रेंटर्स ऐसे अरेंज किए हों कि बदल जाए, किराए पहले ज़्यादा फिर कम, पहले कम फिर ज़्यादा, हर साल का या हर किराया डिफरेंट। वो एग्रीमेंट लिखने वाले लिख लेते हैं, तो जैसा होगा वैसा सवाल के अंदर लेजर बताएगा। हमें सोचने की और गलती करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी यहाँ पे। सोचेंगे भी नहीं, गलती भी नहीं करेंगे। कॉन्सेप्चुअली बात क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोचो मत, पहले पूरा कॉन्सेप्ट दिया आपको, एक एक को समझाया भी जा सकता है, लेकिन वो समझने के लिए पेपर में टाइम नहीं होता है बेटा। आप एक एक को देखेंगे, समझ आपको है। मैंने बताया था एंट्री से भी देख के कुछ लोग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस मैकेनिज्म से कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स इस सवाल में ले सकते हैं। हाँ, कोई बात समझ ना आई हो तो वो अलग बात है। हमने कहा कि जी उसमें रट्टा नहीं लगाना, समझेंगे हम बिल्कुल लॉजिक लेकर, लेकिन पर्चे के लिए एक शॉर्ट वे होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो कोई कॉन्सेप्चुअली बात नहीं समझ आ रही तो पूछ भी सकते हैं। जी बोले 1051, ठीक है। ये 1051 अगेन डेबिट साइड पे आ रहा है, इस तरफ तो क्या आया करता है, रिसीवेबल, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, करंट एसेट्स में। तो बैलेंस शीट बन रही थी, करंट एसेट्स में रेंट रिसीवेबल आ रहा है। अगर ये अनअर्न्ड होता तो मैंने लिखा करंट लायबिलिटी, जिससे पिछले सवाल में किया था, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, भाईजान ये आपको ज़रा वर्किंग टूल से देखना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपने लिखा हुआ होगा फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट आई हैव यूज द वर्ड रेंट रिसीवेबल। पहले मैं लिख लूँ ज़रा, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जी 9 में 51 और 10 में 1051। जी भाई जी, कोई मसला है तो बताएं। अच्छा चलो, अब इतना काम कर लिया है, छोटा सा और काम भी कर ही दो मुझे। 31 दिसंबर 2009 पे खड़े होकर मुझे मैच्योरिटी एनालिसिस सिर्फ बना दो, बाकी अंग्रेजियाँ आप लिख लेते हो, मुझे पता है। हैं, क्या कह रहा है ये लड़का, क्या कह रहा है लड़के, व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट टॉक इज, क्या बात है। नथिंग टॉक इज नहीं होता, नो टॉक इज होता है। ये इंग्लिश हर किसी के बस की बात होती तो मैं अब तक सीख ना चुका होता। नथिंग इतनी अच्छी अंग्रेजी है, अच्छी वाली नहीं बोलनी होती। व्हाट टॉक इज क्या बात है, नो टॉक इज नहीं। अच्छा सही कह रहे हो, नहीं बात है। जी 31 दिसंबर 2009 यही बन रहा है। अब यहाँ आप खड़े हैं ना, ये जी, तो एक साल के अंदर अंदर ये दो हैं, एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर ये दो हैं, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर ये अकेला है, ठीक है। तो 5000 जमा 5500, तो लेस देन, ये ना कहें आप सर इसका नोट बनवाया नहीं, जिसका बनवाना था दूसरे का बनवा के गोली करा के आज चले गए, दांत वाले को बता रहे होते हैं बाहर। लेस देन 1 ईयर। जी 5000 है ही कुछ नहीं भाई, इसमें भी थोड़ा सोचने की बात थी। 5500 जी, 10,500, 2 ईयर्स, अगले दो 5500 जमा 6050, आंसर 500। यूज़र देख के खुश हो रहा होता है पैसे आने में। 3 ईयर्स 6050, टोटल
यूज़र को खुश कर दिया हमने कि 28,100 रुपये आने अगले 3 साल में, ऐसे ऐसे करके। तो इस साल में बच्चे की तालीम के खर्चे कर लेना, इस साल में उसकी शादी कर लेना, फिर हज पे चले जाना। अच्छा, मैच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा जी, चलें आगे। नहीं करें नोट, जल्दी करें। पाँच मिनट आप रह गए होंगे, मैंने तो एक सवाल और करवाना है। इधर देखें जी बच्चों, कैश पहले आ रहा था, कमाई बाद में, ऐसे ही है। आइए देखना ज़रा क्या होने लगा है। कुछ भी नहीं हुआ सर, देखना क्या होने लगा है। ये हो गया, थोड़ा आगे पीछे हो गई हैं, ज़रा नुक्ते हैं, क्या करें, मैं बराबर कर लेता हूँ। ये मामला हो गया जी, पहले एसेट इस्तेमाल करता है लेसी, फिर किराया देता है, तो कैश आया और रेंट कमाया, ये सेम डेट पर आ जाएं तो इस सवाल की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन 13, अज्यूम सेमी एनुअल रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर्स। बच्चों पहले तो इसके साथ मैं ये लिखना पसंद करूँगा, अगर किसी ने पिक्चर ली हो या आप दोबारा लें, ये कौन सा क्वेश्चन था, 30, ठीक है। पेज नंबर कौन सा था, 70, ठीक है। अब मैंने कहा आज 2 सवाल करेंगे ये वाले सेमी एनुअल, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब देखिएगा सवाल का बदलना, ये डेट्स चेंज होंगी, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफिशियली आफ्टर पुटिंग सम डेट्स, ठीक है जी। ये 31 दिसंबर 2009, फिर 30 जून 2010, 31 दिसंबर 2010, फिर 30 जून 2011, 31 दिसंबर 2011, 30 जून 2012। ये आखिरी किराया किधर गया, ये आखिरी किराया 30 जून 2012 पे, ठीक है। ये डेट्स बदली और उसके बाद इधर देखो, इसलिए कहा था बस पक्का पक्का ही कर लो आया कमाया, हालांकि इस दिन पे आपको तकलीफ थी पहले दिन, फिर हम 2 दिन एडवांस का सवाल इसीलिए करते रहे, अब पक्का हो गया। अब सेम डे है तो जो एंट्री पहले लिख लो, कोई मसला नहीं है, हालांकि तबीयत में यही आती है पहले लिखना, लेकिन अब हर दफ़ा सवाल को ये देख के सोचते रहेंगे। ऐसी तरतीब बना ली कि सवाल जो मर्जी ड्रामा करे। 31 दिसंबर 9 आया कमाया घिसाया, 30 जून 2010 आया इसी दिन कमाया, फिर 31 दिसंबर 2010 आया कमाया घिसाया, फिर 30 जून 2011 आया कमाया, 31 दिसंबर 2011 इसी दिन आया इसी दिन कमाया की एंट्री और घिसाया। अगली बात, नो चेंज। You want to check? Let's check it out. ये देखो, इकतीस दिसंबर 9, 30 जून 10, 31 दिसंबर 10, मैनू 10, कोई मसला हुआ, सब वैसा ही है। तो ये कमाल है इस अप्रोच का कि सवाल जिधर मर्जी जाएगा ऑपरेटिंग लीज का,
हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारे लिए ये पीस ऑफ केक साबित होगा। ठीक है, तो होमवर्क लिखें, 1-2 MCQs हो जाएंगे आज बरकत के लिए इंशाल्लाह। पेज ना चुप 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 पेज नंबर 91 पे क्वेश्चन 19 है, 92 पे क्वेश्चन 21 है। पेज 91 क्वेश्चन नंबर 19, पेज 92 क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलो अब आ जाओ, 1-2 MCQ करके चलते हैं। चलो जाओ, कल कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।